उफ, मेरी तो कमर अकड़ गई है इस मेहंदी लगवाने के चक्कर में। कब से बुत बनकर बैठी हूँ। काम्या ने मुंह बसोरते अपनी मेहंदी लगे हाथ जरा से हिलाए तो पास बैठी मेहंदी वाली लड़की ने घबरा कर उसे रोका। अरे दुल्हन बाजी, हाथ मत हिलाए, डिज़ाइन खराब हो जाएगा और सारा रंग फैल जाएगा। खराब होता है तो हो जाए, और नहीं बैठ सकती मैं ऐसे मुजस्समा बनकर। मेरी टांगे सुन हो गई है। भाई, गाने गाओ तुम लोग। ये कैसी मेहंदी है जहाँ दुल्हन को सूली पर लटकाया हुआ है और बाकी सब मरी मरी शक्लें बनाकर बैठी है। कुछ हल्ला गुल्ला करो, कोई रौनक लगाओ। काम्या की ऊंची आवाज़ पर ढोलक के गिर्द बैठी उसकी कजन्स ने जोरदार कहका लगाया, चुप करके बैठ जाओ काम्या। कल तुम्हारी रुखती और तुम होके तुम्हारी उछल कूद ही खत्म नहीं हो रही। थोड़ी सी तो शर्मो हया दिखाओ दुल्हनों वाली। सरफराज भाई के घर जाकर क्या करोगी? वहां तो सब इतने सुलझे हुए हैं। किंजा ने ढोलक की थाप पर से मारते हुए छेड़ा, काम्या, मैं बचपना कूट कूट के बड़ा था। हर वक्त हंसती मुस्कुराती शरारतें करती रहती थी। प्रैंक करना उसका फेवरेट मशगला था। और किंजा उसकी फुप्पो की बेटी होने के साथ साथ उसकी खास दोस्त भी थी। घर में काम्या के जितने भी प्रैंक होते थे उनका सबसे पहला निशाना किंजा ही बनती थी। काम्या ने फखर से गर्दन अकड़ाई और आंख मारते हुए बोली, वहां जाकर क्या करना है? वहां जाकर मैंने ऐसे ही हल्ला गुल्ला करना है ना। सरफराज की बहन निर्मा तो मेरी जान का टोटा है। हम दोनों नंद भावच मिलकर पूरे घर को सर पे उठा लिया करेंगे। और सरफराज बेचारा तो वैसे ही मुझे देखकर क्लीन बोल्ड हो जाएगा। उसे तो मैं उंगलियों पर नचाऊंगी। हाय हाय, इतनी खुशफहमी। किंजा ने मुंह चुराया, तुमने उसे लाइव देखा है? बस एक दो तस्वीरें ही देखकर इतनी हवाएं उठ रही हैं। कल जो वो बारात लेकर आएगा ना तो तुम्हारा सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। लाइव तो कल रात देख ही लूंगी ना। तुम अपना सोचो किंजा, तुम्हारी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई और मेरी शादी पर तुम यूं ही जल कुड़ रही हो। काम्या ने छेड़ा तो कमरे में मौजूद सब लड़कियां हंस पड़ी। अच्छा, ज़्यादा मत बोलो वरना ये मेहंदी वाला हाथ मैं तुम्हारे मुंह पर मल दूंगी। याद है पिछले महीने मैंने तुम्हारी फेस क्रीम में हरी मिर्चों का पेस्ट मिला दिया था? क्या हाल हुआ था तुम्हारा? पूरा घर सर पे उठा लिया था तुमने, रो रो कर। काम्या ने अपना शानदार कारनामा याद दिलाया तो किंजा ने उसे घूर कर देखा। हाँ, याद है मुझे, मैं भूली नहीं हूँ। काम्या की बच्ची, तूने मेरे चेहरे का जो हशर किया था ना, वो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं भी तुझे चुन चुन के बदल लूँगी। किंजा ने दिल में मुस्कुराते हुए सोचा कि कल वो काम्या के साथ ऐसा ज़बरदस्त प्रैंक करेगी कि काम्या की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। ये बदला सिर्फ सिर्फ एक शरारत की हद तक था। किंजा के दिल में काम्या के लिए कोई हसद या जलन नहीं थी। वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ ऐसे ही शरारतें करती आई थी और एक दूसरे की जान थी। बज़ाहिर किंजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मैं दूर बैठी हूँ भाई। ये मेहंदी मत गिरा देना वरना मामू जान यानी तुम्हारे पापा अरबाज अलवी साहब से डांट पड़ेगी कि मैंने दुल्हन को तंग किया। और फिर अरशमान तो भाई वैसे ही गुस्से में रहते हैं। अरे हाँ, अशमान भाई और सुम्बुल भाभी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। क्या वो मेहंदी में नहीं आएंगे? एक कज़न ने तजस्सुस से पूछा। भाई तो बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे ना, उन्हें तो वैसे भी हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। और भाभी उनके कपड़े इस्त्री कर रही होंगी। उनको तो अपने शौहर की खिदमत से ही फुर्सत नहीं मिलती। उन्हें तो अरशमान भाई के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। काम्या ने हंसते हुए जवाब दिया, यार कोई ढंग का गाना गाओ। ये क्या पुराने ज़माने के गाने शुरू कर दिए हैं तुम लोगों ने? काव्या ने अचानक नाक चढ़ाई। अच्छा जी, तो आप ही बता दें मोहतरमा, कौन सा गाना गाएं आपके लिए? रिदा ने ढोलक बजाना छोड़कर पूछा, कोई ऐसा गाना गाओ जिसमें मेरे और सरफराज के नाम आते हो। आखिर को कल हम दोनों एक होने वाले हैं ना। काम्या ने बेशर्मी से कहा तो सब लड़कियां हाय हाय करने लगी। तौबा है काम्या, तुम तो बिल्कुल वाकई में बेशर्म हो। जरा नहीं शर्म आ रही तुम्हें अपनी शादी का नाम लेते? किंजा ने हंसते हुए उसे कंधा मारा। शर्म किस बात की भाई? पापा भी के पसंद का लड़का है और मैं भी बहुत खुश हूँ, तो रोऊं क्यों बैठकर? उसी वक्त दरवाज़ा खुला और सुंबल हाथ में जूस का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई। वो काम्या के बड़े भाई अरशमान की बीवी थी, जिसकी शादी को भी बामुश्किल 2 माह ही हुए थे। सुंबल बेहद मासूम और प्यारी सी लड़की थी जो काम्या से बहुत प्यार करती थी। लो, भाभी की उम्र लंबी है, अभी हम इन्हें ही याद कर रहे थे, काम्या ने खुश दिली से कहा। सुंबुल मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। मैंने सोचा दुल्हन थक गई होगी, इसलिए मैं जूस ले आई। तुम तो सुबह से भूखी प्यासी बैठी हो। काम्या, लाओ मैं तुम्हें अपने हाथ से पिला दूँ। हाय मेरी प्यारी भाभी, आप ही तो मेरा ख्याल रखती है, वरना ये चुड़ैलें तो मुझे मार ही डालेंगी।
गाने तो इनसे गाए नहीं जा रहे, बस मुझे ताने ही दे रही हैं। काम्या ने किंजा और बाकी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए मुंह बसोरा। हमें चुड़ैल कहती है, रुक, तुझे भी बताती हूँ। किंजा ने एक गेंदे का फूल उठाकर काम्या की तरफ फेंका, जो सीधा उसके सर पर लगा। हाय, मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया तुमने। भाभी देखिए इसको। काम्या ने झूठ मूठ कर रोना शुरू कर दिया। सुम्बुल ने जल्दी से फूल साइड पर किया। बस करो किंजा, बच्ची को तंग मत करो। आज उसकी मेहंदी और तुम लोग उससे लड़ रही हो। बेचारी सुबह से पॉलर के चक्कर काट रही है। भाभी, आपको नहीं पता ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये खुद सबको मेहंदी लगाने की धमकियाँ दे रही थी, और अब देखो कैसी मासूम बन रही है। किंजा ने हंसते हुए सफाई पेश की। कमरे में कहको और ढोलक की थाप ने एक अजीब सी रौनक पैदा कर दी थी। काम्या का दिल खुशी से धड़क रहा था कि कल उसकी शादी सरफराज से होने वाली है, जिसकी तस्वीरें देख देख कर न जाने कितने सपने बुन चुकी थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी, सब लड़कियां गाने गाकर थक चुकी थी और वो बारी बारी अपने कमरों की तरफ जा रही थी। मेहमान भी जाग चुके थे। सुंबुल भी काम्या को उसके कमरे तक छोड़कर अपने कमरे में दाखिल हुई तो अर्शमान अभी तक जाग रहा था और लैपटॉप पर कुछ काम करने में मसरूफ था। वो एक जिम्मेदार और सोबर सा इंसान था, जो पेशे के एतबार से वकील था और घर का बड़ा बेटा होने के नाते अपने फ़राइज़ बखूबी निभाता था। सुंबुल को देखते उसने लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रखा। थक गई हो? अशमा ने नरमी से पूछा और हाथ बढ़ाकर से अपने पास बेड पर बिठाया। थक तो गई हूँ, लेकिन काम्या की खुशी देखकर सारी थकन उतर गई है। कितनी प्यारी और मासूम लग रही है वो आज अपनी मेहंदी में। सुंबुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने दुपट्टे को ठीक किया। प्यारी तो लग रही थी, लेकिन मुझे तो सरफराज को सोचकर तरस आता है। वो बेचारा इतना सुलझा हुआ और संजीदा इंसान है, और ये आफत की पुरिया हर वक्त उछलती कूदती रहती है। पता नहीं वो इसे कैसे बर्दाश्त करेगा। अरशमान ने माथे पर हल्की सी शिकन डालते हुए कहा, तौबा है, हम अपनी इकलौती बहन के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? काम्या बहुत अच्छी है, और सरफराज भाई तो उसकी इन्हीं शरारतों पर फिदा होंगे ना, अब देख लीजिएगा। सुंबल ने फौरन अरशमान के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा। अरशमान ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बुराई नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ। पापा ने अपने जिगरी दोस्त के बेटे से रिश्ता तो तय कर दिया है। वो लोग अब अरबपति बिजनेसमैन है, और सरफराज उनका इकलौता बेटा है। उसकी एक ही बहन है निर्वा, जो बिल्कुल हमारे काम्या जैसी नटखट है। मुझे बस यही डर है कि कहीं काम्या वहाँ जाकर कोई ऐसा प्रैंक ही ना कर दे कि बात बिगड़ जाए। कुछ नहीं होता, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। चले अब आप सो जाए, कल रुखसी का दिन है, बहुत सारे काम बाकी हैं। सुंबल ने उस्मान को तसल्ली दी और खुद भी लेटने की तैयारी करने लगी। उस्मान मोहब्बत से अपनी मासूम सी प्यारी सी बीवी को देखता रहा, जो कि उसके मामू की बेटी थी। उनकी शादी को भी 2 माह ही हुए थे। सुंबल अपने शौहर से बेपनाह इश्क करती थी। उस्मान के लिए वो एक गुड़िया सी थी। मोहब्बत तो वो भी से बहुत बेशुमार करता था, लेकिन उस्मान खुलकर इजहार करने वालों में से नहीं था। उसका प्यार उसकी आंखों और उसके रवैये से झलकता था। अगले दिन की सुबह घर में शादी की गहमा गहमी लेकर आई। हर तरफ भागम भाग मची हुई थी। कोई केटरिंग वालों को फ़ोन कर रहा था, तो कोई फूलों की सजावट चेक कर रहा था। काम्या को सुबह में ही पार्लर भेज दिया गया था और वो तैयार होकर वापस आ चुकी थी। सुरख अरूसी जोड़े में वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी, और आज उसने अपनी तमाम तर शरारतों को ब्रेक लगाया हुआ था। वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी के उस नए सफ़र के लिए तैयार थी। बेटा सुंबुल, ज़रा इधर आना। काम्या की वालदा कुलसूम बेगम ने हाथ में काम समेटती सुंबुल को आवाज़ दी। जी अम्मी जान। सुंबुल दुपट्टा दुरुस्त करती फ़ौरन उनके पास आई। ये लो बेटा, ये अंगूठी अपने पास संभाल के रख लो। बारात आने वाली है, मैंने सरफराज को पहनवानी है। मेरे पास तो कामों के चक्कर में कहीं गुम ही ना हो जाए। तुम अपनी अलमारी में रख लो, जब मैं मांगू तो ले आना। कुलसूम बेगम ने मखमल की छोटी सी डिब्बी उसके हाथ में थमाई। जी अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं संभाल लेती हूँ। जब चाहिए मुझे बता दीजिएगा। सुंबुल अंगूठी लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर में वो बाहर ढोल बाजे की आवाज़ें गूंजने लगी। बारात आ गई, बारात आ गई। लड़कियों ने शोर मचाया और सब दरवाजे की तरफ भागी। सरफराज अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के झुरमुट में अंदर दाखिल हुआ। उसे 4 रंग की शानदार शेरवानी पहन रखी थी और धूप की वजह से आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, जिसकी शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश बना रहा था। अरबाज अलवी ने आगे बढ़कर अपने दोस्त और दामाद का इस्तकबाल किया। सुंबल बेटा, जल्दी जाओ, अंगूठी ले आओ, बारात आ गई, रस्म करनी है। कुलसूम बेगम ने सुंबल को देखा तो फ़ौरन हदायत दी। जी अम्मी, मैं भी लाई।
सुबह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आई। कमरे में दाखिल होते ही उसके कदम रुक गए। अशमान अभी अभी शॉवर लेकर बाथरूम से निकला था और तौलिए से बाल खुश्क कर रहा था। वो सारा दिन बाहर के खानों में इतना उलझा रहा था कि उसे तैयार होने में देर हो गई थी। ब्लैक 3 पीस सूट पर बेड पर निकाल रखा था और स्याह रंग की ड्रेस शर्ट पहन चुका था। वाह वाह, हसीन आदमी, क्या मैं डरे आज तो। सुंबल ने मुस्कुराते अपने शौहर को देखा। अच्छा जी, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, हमेशा की तरह। अशमान मुस्कुराता उसके करीब और यकदम उसे अपनी बाहों में लेते उसके होंठों पर प्यार किया। छोड़े मुझे, लिपस्टिक खराब हो जाएगी मेरी। कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा। सुंबल ने शर्माते हुए उसे पीछे करने की कोशिश की। अपनी बीवी से प्यार से कौन एतराज करेगा। अशमान ने उसे मजीद करीब करते उसकी आंखों में देखा। अच्छा, अभी तो मुझे जाने थे, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, उन्होंने मुझे रंग लेने भेजा था। सुंबल ने घबरा कर कहा तो अशमान ने मुस्कुराते उसे छोड़ दिया। सुंबल जल्दी से अलमारी से अंगूठी निकालकर बाहर भागी और जाते जाते हंसकर मुड़कर बोली, आपसे रात में मुलाकात होगी वकील साहब। अशमान ने मुस्कुराते उसे जाते देखा और फिर आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल दुरुस्त करने लगा। नीचे हॉल में एक अलग ही रौनक और गहमा गहमी थी। मेहमानों की चहल पहल और ढोलक की थाप पर सरफराज के कजन्स पंगड़ा डाल रहे थे। कुलसूम बेगम ने आगे बढ़कर दामाद का इस्तकबाल किया और दुआएं देते उसे स्टेज की तरफ ले गई। दूसरी तरफ काम्या अपने कमरे में अकेली बेड पर बैठी नर्वस हो रही थी। दुल्हन बनने की खुशी और ससुराल जाने की घबराहट दोनों उसके चेहरे पर आया थी। वो बार बार अपनी मेहंदी लगे हाथ मल रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और किंजा हाँपती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। काम्या, किंजा ने बमुश्किल अपना सांस बहाल करते उसे पुकारा और जल्दी से जाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। क्या हुआ है किंजा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो। काम्या ने हैरत से बेड से उठते हुए उसे पूछा। काम्या, तेरा दूल्हा अंधा है। किंजा ने सीधा बम फोड़ा। वो रूहान सी शक्ल बना गई। क्या बकवास कर रही हो तुम। काम्या का रंग एकदम जर्द पड़ गया। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ काम्या, अफसोस तुझसे तेरे घर वालों ने इतना बड़ा सच छुपाया और तेरे साथ बहुत ज्यादती की है। किंजा ने उसका हाथ पकड़कर ऐसी हमदर्दी जताई जैसे कोई क्यामत टूट पड़ी हो। मामूजा ने सिर्फ उसकी दौलत देखकर तेरा सौदा कर दिया है काम्या। वो काला चश्मा पहन कर आया और 2 लोग उसे दोनों तरफ से पकड़ कर स्टेज तक लाए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये झूठ है, तुम मुझसे प्रैंक कर रही हो ना। काम्या ने अपने दिल को तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन किंजा की संजीदगी देखकर उसकी जान निकलने लगी। खुदा का खौफ कर काम्या, तेरी जिंदगी का सवाल है और मैं प्रैंक करूंगी। जा खुद जाकर खिड़की से देख ले स्टेज पर। उसने अभी तक चश्मा नहीं उतारा है और वो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा, बस सीधा बुत बना बैठा है। किंजा ने इतने यकीन से कहा कि काम्या का दिमाग वाकई में सुन हो गया। उसे पिछले दिनों की सारी बातें याद आने लगी। उस्मान भाई का सरफराज के बारे में बात करते हुए चुप हो जाना, वालदा की उस शादी के लिए जल्दी। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों से ज़मीन निकल गई हो। मैं ये शादी नहीं करूँगी। काम्या एकदम पागलों की तरह चिल्लाने लगी और उसने अपने सर सर पर सेट किया हुआ भारी दुपट्टा नोच कर ज़मीन पर फेंक दिया। कि ये क्या कर रही हो काम्या, पागल हो गई हो। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और सुंबल अंदर दाखिल हुई, जो अंगूठी की रस्म के बाद उसे देखने आई थी। आप मुझसे दूर रहें भाभी, आप सब मिले हुए हैं ना उनके साथ। काम्या ने रोते हुए सुंबल को पीछे धकेला। क्या मैं आप लोगों पर बोझ थी जो मुझे एक अंधे इंसान के साथ प्यारे हैं। मेरे लिए क्या अंधे लूले और लंगड़े ही रह गए हैं। काम्या, होश के नाखून लो, ये क्या अव्वल फुल बक रही हो तुम। सुंबल ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा कि बाहर कहीं से किसी ने सुन तो नहीं लिया। तुम्हारा दूल्हा अंधा नहीं है, किसने कहा है तुमसे ये सब। सुंबल ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ना चाहा और उसे खामोश करवाने की कोशिश की। उसे झूठ मत बोले आप, मुझे मुझे सब पता चल गया। मुझे किसी अंधे और गूंगे के साथ नहीं जाना। मैं अभी पापा को बताती हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी। काम्या की चीखती हुई आवाज़ कमरे से बाहर राहदारी तक गूंज रही थी। वो मुसलसल रो रो कर ऐसी बातें कर रही थी कि सुंबल के हाथ पांव फूल गए थे। क्या तमाशा लगा रखा है। अचानक कुलसूम बेगम गुस्से से भरी हुई कमरे में दाखिल हुई। उनके पीछे निरमा भी खड़ी थी, जो काम्या को दुल्हन के रूप में देखने आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर शदीद सदमा और गुस्सा था। अम्मी, मुझे इस अंधे लड़के से शादी नहीं करनी। काम्या ने अपनी माँ को देखते हुए वावेला शुरू कर दिया। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। चिटाग। कुलसूम बेगम के हाथ से एक जोरदार थप्पड़ काम्या के गाल पर पड़ा और कमरे में एकदम मौत जैसी खामोशी छा गई।
काम्या अपना गाल पकड़े फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देखने लगी। वो शायद पहली लड़की होगी जिसने अपनी शादी के दिन अपनी माँ से थप्पड़ खाया था। बकवास बंद करो, अपनी तमीज नाम की कोई चीज है तुम में? कुलसूम बेगम ने गुस्से से कहा। तो निर्मा जो कि दरवाजे पर खड़ी थी ये सब सुन रह गई। उसके चेहरे पर सदमे और शदीद गुस्से के मिले जुले तासुरात उभरे और तेजी से पांव पटकती हुई नीचे हॉल की तरफ चलेगी। सुंबल ने निर्मा को जाते हुए देखा तो उसके दिल ने धक से कुछ बुरा होने का इशारा किया। या अल्लाह खैर। सुंबल ने घबरा कर दिल में दुआ की। किंजत जो ये सब तमाशा देख रही थी वो चुपचाप पीछे हट गई। उसका वक्ती प्रैंक तोका से कहीं ज्यादा भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निर्मा तेज कदमों से चलती सीधी उस सोफे की तरफ गई जहां सरफराज अपने दोस्तों की झुरमुट में बैठा था और पास ही उसकी वालदा जहरा बेगम दूसरी औरतों के साथ बैठी बातें कर रही थी। हॉल में खुशगवार और हंसी मजाक वाला माहौल था। काजी साहब ने निकाह का रजिस्टर खोले। अरबाज अलवी और सरफराज के वालिद सिकंदर साहब के साथ बैठे खुश कपियों में मसरूफ थे। निर्मा को इस तरह गुस्सा और घबराहट में आते देख जहरा बेगम फौरन अपनी जगह से उठी और सरफराज की नजरें भी अपनी बहन पर जम गई। क्या हुआ निर्मा, तुम इतनी परेशान क्यों? दुल्हन तैयार हो गई है क्या? जहरा बेगम ने आगे बढ़कर फिक्रमंदी से पूछा। तो निर्मा ने गहरी सांस देकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। अम्मी जान, दुल्हन तो तैयार है लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो शादी के लिए तैयार है। वो जो अंदर तूफान खड़ा कर रही है वो आपकी सोच है। निर्मा ने तंग कर कहा तो सरफराज भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? निर्मा, साफ साफ बात करो, क्या हुआ है? अंदर किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? सरफराज ने कदरे संजीदगी से पूछा। आसपास बैठे लोग भी मुतवजा हो गए थे और अरबाज अलवी भी सिकंदर साहब के साथ उठकर उनके करीब आ गए। भाई, कामे अंदर चीख चीख कर अपनी अम्मी से कह रही है कि आप अंधे हैं और लंगड़े लूले हैं। वो कह रही है कि वो अपने बाप पर बोझ थी जो उसे किसी भी झल्ले और अंधे से ब्याह रहे हैं। उसे साफ कह दिया है कि उसे आपसे निकाह नहीं करना। निर्मा ने बगैर किसी लाग लपेट के वो सब उगल दिया जिसने काम्या के कमरे के बाहर सुना था। ये सुनते ही सरफराज के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में शदीद गुस्सा उतर आया। उसे फौरन अपना काला चश्मा उतारकर हाथ में पकड़ लिया। ज़ारा बेगम तो जैसे सख्ते में आ गई। उन्होंने हैरत से अपने शौहर सिकंदर साहब की तरफ देखा जिनके चेहरे पर नाकाबिले यकीन तासुरात थे। अरबाज अलवी के तो जैसे पैरों से ज़मीन निकल गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ऐसी घटिया बातें कर सकती है। मेरी होने वाली बहू ऐसी बात कैसे कर सकती है अरबाज भाई? ये हम क्या सुन रहे हैं? ज़ाहरा बेगम ने दुख भरे और शिकवा कुना लहजे में अरबाज अलवी को देखा जो शर्मिंदगी से सर झुका गए। भाभी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि काम्या ऐसा क्यों कह रही है। वो भी बच्ची है, ना समझ है। उसे किसी गलत फहमी में कुछ कह दिया होगा। मैं भी जाकर देखता हूँ। आप लोग गुस्सा मत करें। अरबाज अलवी ने लहरती हुई आवाज़ में सूरत हाल को संभालने की कोशिश की लेकिन सरफराज का पारा अब आसमान को छू रहा था। अंकल, अब किस बचपने की बात कर रहे हैं? 19 साल की लड़की को इतना तो शऊर होना चाहिए ना, क्यों किसके बारे में क्या बकवास कर रही है? मैं यहाँ बारात लेकर आया खड़ा हूँ और आपकी बेटी अंदर मुझे अंधा और लंगड़ा कह रही है। आपको पहले पूछना चाहिए था ना अपनी बेटी से। सरफराज की कर्जदार और सख्त आवाज़ पर हॉल में एकदम खामोशी छा गई। सिकंदर साहब ने सूरत हाल को बिगड़ते देख जल्दी से आगे बढ़कर सरफराज के कंधे पर हाथ रखा। सरफराज बेटा, गुस्सा थूक दो, बात को समझने की कोशिश करो। अरबाज मेरा जिगरी दोस्त है और काम्या हमारी बच्ची है। हो सकता है उसे वाकई कोई गलत फहमी हुई हो। तुम इस तरह सरेआम तमाशा मत बनाओ, लोग देख रहे हैं ना। सिकंदर साहब ने धीमे लेकिन बारोब लहजे में अपनी बेटी को समझाया लेकिन सरफराज की अना को शदीद ठेस पहुंची थी। बाबा, अब देख रहे हैं कि मेरी कैसी इंसल्ट हो रही है। इज्जत सिर्फ इनकी नहीं है, मेरी और हमारे ख़ानदान की भी इज्जत है। मैं किसी ऐसी बदतमीज़ लड़की से निकाह नहीं कर सकता जो निकाह से पहले ही मेरे लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। जाकर बता दे इसे कि सरफराज अंधा नहीं है और अब वो ये निकाह भी नहीं करेगा। सरफराज ने दो टोक अल्फाज में अपना हतमी फैसला सुनाया तो मर्दों की तरफ भी तरह तरह की अब बातें होने लगी। ज़हरा बेगम भी अब परेशान हो गई। सरफराज बेटा, अपने अब्बू की बात सुनो। ज़हरा बेगम ने भी अब ठंडा उसे करने के लिए कोशिश की लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अरबाज अलवी ने बेबसी से उस्मान की तरफ देखा जो अभी वहां पहुंचा था। वो सारा माजरा सुन रहा था लेकिन इससे पहले कि उस्मान कुछ बोलता
अरबाज अलवी ने आगे बढ़कर सरफराज के आगे हाथ जोड़ दिए। बेटा, मेरी पगड़ी तुम्हारे हाथ में है, ऐसा गजब मत करो। मेरी बेटी की जिंदगी और मेरा वकार दोनों खाक में मिल जाएंगे। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सिकंदर, तुम ही समझाओ अपने बेटे को कि मजबूरी पर रहम खाए और बारात वापस मत लेकर जाए। अरबाज अलवी की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी गिड़गिड़ाहट देखकर सरफराज एकदम से पीछे हटा और उसने जल्दी से उनके हाथ पकड़ लिए। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे बाप की जगह हैं। आप प्लीज़ मुझसे ये सब मत करवाएं। सरफराज ने शर्मिंदगी और गुस्से की कैफियत में कहा, नहीं बेटा, जब तक तुम निकाह के लिए हाँ नहीं करोगे मैं तुम्हारे आगे यूं ही हाथ जोड़े खड़ा रहूंगा। वो ना समझ है, तुम तो समझदार हो ना, उसे अपनी मर्जी से सुधार लेना, जो चाहे सजा दे देना, लेकिन आज मेरी इज्जत रख लो। अरबाज अलवी की इस कदर मिन्नत समाजत और अपने दोस्त सिकंदर साहब की मिन्नत भरी नजरों ने सरफराज को अंदर से बेबस कर दिया। सिकंदर साहब ने भी आगे बढ़कर सरफराज को गले लगाया। मान जाओ बेटा, मेरी खातिर मान जाओ। मैं अपने दोस्त को इस तरह रुसवा होते नहीं देख सकता, वरना मेरी दोस्ती पर हर्फ आएगा। सरफराज ने एक गहरी सांस ली और अपने बाप और जहरा बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाकर हामी भरने का इशारा किया। ठीक है अंकल, मैं सिर्फ पापा की दोस्ती और आप लोगों की इज्जत की खातिर ये निकाह कर रहा हूँ, लेकिन याद रखें, आज इस इंसल्ट के बाद मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है। अब इस निकाह के बाद क्या हालात बनते हैं ये मुझे खुद भी मालूम नहीं है। सरफराज ने कदरे सर्द लेकिन धीमे लहजे में कहा। तो अरबाज अलवी ने शुक्राने के तौर पर सर झुका लिया। जहरा बेगम, जो ये सब देखकर खासी नाराज़ और दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी, वो भी आगे बढ़ी और अरबाज अलवी से मुखातिब हुई। अरबाज भाई, हमने तो आपकी बेटी को सर आंखों पर बिठाने का सोचा था, लेकिन इसने निकाह से पहले ही जो तूफान खड़ा किया है उससे मेरा दिल भी बहुत दुखा है। खैर, अब जो सिकंदर साहब का फैसला है वही मेरा भी है। आप काजी साहब को लेकर अंदर जाएं और बच्ची से इजाज़त दें ताकि ये रस्म पूरी हो। जहरा बेगम के लहजे में वाज़ेह खफगी थी, जिसे अरबाज अलवी बखूबी महसूस कर रहे थे। अशमान गुस्से से भरा हुआ तेज़ कदमों से अंदर की तरफ लपका और उसके पीछे पीछे अरबाज अलवी और काजी साहब भी लड़की की तरफ चल दिए ताकि वहां जाकर काम्या से निकाह की इजाज़त ली जा सके। दूसरी तरफ अंदर काम्या के कमरे का माहौल किसी मातम कदा से कम नहीं था। काम्या अपने बिस्तर पर गिरी फूट फूट कर रो रही थी और उसका गाल अपनी माँ कुलसूम बेगम के जोरदार थप्पड़ की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। कुलसूम बेगम सोफे पर नढाल सी बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी कि उनकी इकलौती और लाडली बेटी की शादी का दिन इस तरह उसकी कम अक्ली की वजह से कितना भयानक हो गया था। सुंबुल भी परेशानी से कमरे में ठहर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और उस्मान तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी और उसने आते ही एक हकारत भरी नज़र काम्या पर डाली, जिसे देखकर मजीद सहम गई। भाई, आप पापा को मना कर देना, मैंने नहीं करनी है शादी। वो शख्स अंधा है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? काम्या ने रोते हुए उस्मान की तरफ देखकर इल्तजा की तो उस्मान का पारा मजीद हाई हो गया। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुमने आज जो हमारी इज्जत का जनाजा निकाला है ना, उसके बाद वो कहते कहते रुक गया। बस चुप हो जाओ। सब काम्या, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। उस्मान ने इतनी जोर से चीख कर कहा कि काम्या सहम कर बेड की पुष्ट के साथ रखे। कौन सा अंधापन? किसने तुमसे ये बकवास की है और तुमने बगैर तस्दीक के अपना इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया? बाहर सरफराज बारात लेकर वापस जा रहा था और पापा ने उसके सामने हाथ जोड़कर तुम्हारे निकाह के लिए उसे मनाया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे बूढ़े बाप ने एक लड़के के सामने हाथ जोड़े हैं। अरशमान के अल्फाज काम्या के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। वो सदमे से आंखें फाड़े अपने भाई को देख रही थी। उसे अंधा किसने कहा? वो तो बिल्कुल ठीक है, उसने तो सिर्फ धूप की शिद्दत की वजह से चश्मा लगाया हुआ था, जिसका मामूल है। कुलसूम बेगम ने रोते अपनी बेटी से पूछा तो काम्या की नजरें बेसाख्ता कमरे के कोने में दुबकी खड़ी किंजा की तरफ उठ गई। वो मुझसे, काम्या ने रोते बामुश्किल इतना ही कहा था कि इसकी नजरें सीधी किंजा की तरफ थी, जो खौफ से पीली पड़ चुकी थी। किंजा को अब एहसास हो रहा था कि उसका एक छोटा सा मजाक कितनी बड़ी तबाही ला चुका था। उसकी नीयत हरगिज काम्या का घर बर्बाद करने की नहीं थी, वो तो बस एक आम सा प्रैंक समझकर ये सब कर बैठी थी। काम्या ने उसकी हालत देखी तो उसका दिल मजीद कट गया। इससे पहले कि वो किसी का नाम लेती, दरवाज़ा खुला और अरबाज अलवी काजी साहब को लेकर अंदर कमरे में दाखिल हुए। बस कर दो कुलसूम, अब इन बातों का वक्त नहीं है। जो होना था हो चुका है, अब मजीद तमाशा नहीं बनाना। अरबाज अलवी ने इंतहाई थके हुए और बोझल लहजे में अपनी बीवी को रोका।
और काजी साहब को आगे किया। काजी साहब ने निकाह का खुतबा पढ़ाया और काम्या से सरफराज के साथ निकाह की इजाज़त तलब की। काम्या के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अपनी कम अक्ली पर शदीद गुस्सा और पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो तीर कमान से निकल चुका था। उसे रोते हुए हिज्जों के दरमियान 3 बार कबूल है कहा और कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। जिसके बाद काजी साहब, अरबाज अली, उस्मान और कुलसूम बेगम कमरे से बाहर चले गए ताकि मर्दाने में निकाह की बाकी रसूमात पूरी की जा सके और रुखसती की तैयारी हो। कमरे में अब सिर्फ काम्या और किंजा रह गई थी। किंजा आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती काम्या के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काम्या, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मेरी नीयत बिल्कुल नहीं थी ये। किंजा ने रोते हुए काम्या के हाथ पकड़ लिए। मैं तो बस एक प्रैंक किया था। आज तक तुमने सबके साथ इतने प्रैंक किए हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं उन सबका बदला लूँगी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरा ये छोटा सा मजाक इतनी बड़ी आग लगा देगा और बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। किंजा सिसकियों के दरमियान सफाई दे रही थी। उसे वाकई नहीं पता था कि उसकी एक बचकाना हरकत ने काम्या की आने वाली ज़िंदगी इस कदर असर अंदाज हो जाएगी। काम्या ने हैरत और गहरे सदमे से अपनी उस दोस्त को देखा जिसने उसे ज़िंदगी का कितना बड़ा जख्म दे दिया था, लेकिन उस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वो बस चुप ही हो गई। उसने अपना दुख दूसरी तरफ कर लिया। वो किंजा को ना कोई ताना दे सकी और ना ही उस पर गुस्सा कर सकी, क्योंकि वो जानती थी कि किंजा ने जानबूझकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की थी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला और सुंबुल अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें भी अब रो रो कर सुर्ख हो रही थी। चलो काम्या, उठो, रुखसती का वक्त हो गया है, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुंबुल ने आगे बढ़कर काम्या को सहारा दिया और उसे बेड से उठाया। काम्या ने एक आखिरी नज़र अपने उस कमरे पर डाली जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के 19 साल हंसते खेलते गुजारे थे, और वो एक अनजाने सफ़र की तरफ कदम बढ़ा रही थी जहाँ उस तक इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं था। काम्या बोझल कदमों से चलती हुई गाड़ी तक पहुंची तो उसके पीछे उसके घर वालों की दुआएं थी, लेकिन वो जानती थी कि उसने अपने ही हाथों अपनी खुशियों को आग लगा दी है। सरफराज के ख़ानदान वालों ने रुखसती के वक्त कोई ख़ास जोशो खरोश नहीं दिखाया और खामोशी से उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी घुटन ज़दा खामोशी छाई हुई थी। सरफराज ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठा था और काम्या पीछे निर्मा के साथ बैठी मुसलसल रो रही थी, लेकिन निर्मा ने उसे चुप करवाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो खुद भी अपनी बाइक की इंसल्ट पर बहुत गुस्से में थी। कुछ ही देर में गाड़ी उनके शानदार बंगले के पोर्च में रुकी तो काम्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ससुराल में उसका वो इस्तकबाल बिल्कुल नहीं हुआ जिसके उसने ख्वाब देखे थे। ना कोई फूलों की पत्तियां निछावर की गई और ना ही किसी ने खुशी से आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। जहरा बेगम ने नहायत सर्द महरी से निर्मा को इशारा किया, निर्मा, इसे लेकर ऊपर सरफराज के कमरे में छोड़ो और देखो, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो दे देना। जहरा बेगम ने बस इतना ही कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। निर्मा ने भी बगैर कुछ बोले काम्या के आगे आगे चलने उसको कहा और उसे एक शानदार सजे हुए कमरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये सरफराज भाई का कमरा है, आप आराम करें, वो कुछ देर में आते होंगे। निर्मा ने इस पहाड़ से लहजे में कहा, दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। काम्या ने डरते डरते उस बड़े से कमरे का जायज़ा लिया जो फूलों से महक रहा था, लेकिन उस वक्त उसे ये फूल भी कांटों की तरह लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस सरफराज का सामना कैसे करेगी जिसकी उसने इतनी बड़ी महफिल में बेइज्जती की थी। नीचे लाउंज में सरफराज, सिकंदर साहिब और जहरा बेगम के साथ बैठे थे और दिन भर की थकन और टेंशन उनके चेहरे पर आया थी। सरफराज बेटा, मेरी बात गौर से सुनो, जो होना था वो हो गया है। अरबाज भाई ने हमसे माफ़ी मांग ली है और वो लड़की तुम्हारी बीवी है, हमारे घर की इज्जत है। सिकंदर साहिब ने नरमी से अपने बेटे को समझाया, मुझे मालूम है तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, लेकिन गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिस पर दोनों खानदानों में दूरियां पैदा हो। वो भी बच्ची है, तुम उसे प्यार से सुधार सकते हो। आज रात उसके साथ कोई सख्ती मत करना। जहरा बेगम ने उसे शौहर की हाँ में हाँ मिलाई तो सरफराज ने गहरी सांस ली। आप लोग बेफिक्र हैं अम्मी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आप लोगों पर या मेरी तरबियत पर कोई उंगली उठाए। मैं उसे हैंडल करूँगा, आप लोग जाकर आराम करें। सरफराज ने तहम्मुल से जवाब दिया और अपनी शेरवानी के बटन खोलता वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ अरबाज अलवी के घर में भी मेहमानों के जाने के बाद एक गहरा सुकून छा गया था। सब लोग
دن بھر کی تھکن اور کامیہ کے کھڑے کیے گئے طوفان کی وجہ سے نٹھال ہو چکے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ارشمان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سنبل آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھاری زیورات اتار رہی تھی۔ ارشمان نے دروازہ لاک کیا اور اپنی ٹائی کو ڈھیلا کرتا ہوا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند دی۔ سنبل نے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا جس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک گہری سوچ بھی تھی۔ شکر ہے اللہ کا کہ سب خیر و خیریت سے گزر گیا، مجھے تو لگا تھا کہ آج سرفراز بھائی بارات واپس لے جائیں گے، سنبل نے اپنے بال کھولتے ہوئے کہا اور عثمان کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عثمان نے آنکھیں کھول کر اس خوبصورت بیوی کو دیکھا جس کے معصوم چہرے پر ابھی تک پریشانی کے آثار تھے۔ ہاں شکر ہے کہ سرفراز مان گیا، ورنہ اس بیوقوف لڑکی نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تم بہت تھک گئی ہو نا، صبح سے ایک پاؤں پر کھڑی ہو۔ عثمان نے اپنا ہاتھ سنبل کی کمر میں ڈالا اور اسے ہلکا سا کھینچ کر اپنے سینے پر گرا لیا۔ سنبل کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ بے ساختہ عثمان کے چوڑے سینے سے پر ٹک گئے۔ کیا کر رہے ہیں عثمان؟ چھوڑے مجھے، میں نے ابھی کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ سنبل نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ عثمان کی آنکھوں میں اس وقت بے پناہ محبت اور ایک خاص قسم کی طلب تھی۔ نیند تو مجھے بھی بہت آ رہی تھی، لیکن تمہیں اس روپ میں دیکھ کر میری ساری نیند اڑ گئی۔ آج تم اتنی غضب کی حسین لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں بس دیکھتا ہو جاؤں۔ عثمان نے اپنی مدہوش کر دینے والی آواز میں سرگوشی کی اور اپنا ایک ہاتھ سنبل کے کھلے بالوں میں الجھا دیا۔ سنبل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ عثمان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ ایک لمبا اور دیوانہ وار پھوسا تھا جسے سنبل کے اندر تک ایک سنسنی دوڑا تھی۔ عثمان کے ہاتھ اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے مزید نیچے گئے اور اس نے سنبل کو مکمل طور پر اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ عثمان پلیز، سنبل نے ہانپتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عثمان کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے سنبل کی گردن پر اپنے گرم ہونٹوں سے پیار کرنا شروع کر دیا جس سے سنبل کی آنکھیں خمار سے بند ہونے لگی۔ آئی لو یو سنبل، عثمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے گود میں اٹھا کر بیڈ کے بالکل درمیان میں لٹا دیا۔ سنبل نے مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ کا کالر پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ عثمان، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، سنبل نے شرماتے ہوئے کہا تو عثمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا خوشخبری ہے میری جان؟ مجھ سے زیادہ اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ عثمان نے ہنستے ہوئے اس کی ناک چھڑی۔ سنبل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، عثمان ہم بہت جلد پاپا اور امی بننے والے ہیں، میں پریگننٹ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عثمان کے چہرے پر ایک دم سے حیرت اور پھر بے پناہ خوشی کے تاثرات ابھرے۔ اسے بے یقینی سے سنبل کو دیکھا اور پھر اسے پاگلوں کی طرح چھوڑنے لگا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے تو مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ عثمان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور دونوں کی رات محبت اور خوشیوں کے سائے میں مزید حسین ہو گئی۔ ادھر سرفراز کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس کے ماتھے پر ابھی بھی وہ غصے کے بل تھے۔ اسے سوچ رکھا تھا کہ وہ اندر جاتے ہی کامیاب کو اس کی اوقات یاد دلائے گا، اسے سختی سے ڈانٹے گا تاکہ اس کے دماغ کا سارا فتور نکل جائے۔ اسے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کامیہ بیڈ کے عین درمیان میں اپنا بھاری سرخ لہنگا سمیٹے کھڑی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے ہوئے تھے۔ اس کا سارا میک اپ رونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور وہ کسی ڈری ہوئی بلی کی طرح کانپ رہی تھی۔ سرفراز نے اسے اس حالت میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا ذرا غصہ ہوا ہو گیا، لیکن اسے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پایا، ماتھے پر مزید شکنیں ڈال دی۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ نیچے اترو بیڈ سے، سرفراز نے سخت آواز میں کہا تو کامیہ مزید سہم گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں اتروں گی، آپ مجھے ماریں گے، مجھے پتہ ہے آپ بہت غصے میں ہیں اور آپ میرا کچھ عمر نکال دیں گے، کامیہ نے روحانسی اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ کے مزید قریب ہو گئی۔ سرفراز کو اس حرکت پر بے ساختہ ہنسی آنے لگی، لیکن اس نے خود کو کنٹرول کیا اور چند قدم آگے بڑھا۔ دماغ کیوں گما رہی ہو میرا؟ میں کہہ رہا ہوں نا نہیں جاؤ، ورنہ میں سچ میں تمہیں یہیں سے اٹھا کر نہ باہر پھینک دوں گا۔ سرفراز نے اسے دھمکایا اور بیڈ کے مزید پاس آ گیا۔
काम्या ने जल्दी से अपने कान छोड़े और हाथ जोड़ दिए। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे मारना मत। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरा यकीन करें, मुझे किंजा ने बेवकूफ़ बनाया था। काम्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सरफराज ने बेड के किनारे पर हाथ रखा और उसे घूरते हुए बोला, तुम नीचे उतरो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या किया और इसकी सज़ा क्या है। नहीं, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे और मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। सच में मैं अंधी, लंगड़ी, लूली और पता नहीं क्या क्या हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। आप तो बहुत हॉट और हैंडसम है। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। काम्या ने एक ही सांस पे अपनी सारी बेइज्जती अपने सर लेते हुए और सरफराज की तारीफ करते हुए कहा, तो सरफराज की मुस्कुराहट अब उसके लबों पर वाज़ेह तौर पर आ गई थी, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उस लड़की का चुलबुलापन और उसकी वो डरी हुई क्यूट सी हालत देखकर सरफराज का सारा गुस्सा जैसे पानी हो गया, लेकिन उसे इतनी आसानी से माफ़ करने वाला नहीं था। उसे मज़ीद तंग करना चाहता था। तुम खुद नीचे आ रही हो या मैं ऊपर, और अगर मैं ऊपर आ गया तो तुम्हारे ये कान पकड़ने वाले बहाने नहीं चलेंगे। सरफराज ने नकली गुस्से से उसे घूरा और बैठ के मजीद करीब हो गया। काव्य ने जल्दी से नफी में सर हिलाया और डरते डरते एक कदम पीछे ले लिया। नहीं, आप अब वहीं खड़े रहे, मैं खुद आ रही हूँ। अब तो खामोखा गुस्सा ही कर रहे हैं। मैंने पहले इतनी माफ़ी मांग ली है, अब क्या जान लेंगे मेरी। काव्य ने रूहानी शक्ल बनाते हुए आहिस्ता से बेड से नीचे उतरने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि उसका भारी लहंगा उसके पाँव में उलझा और वो सीधी नीचे की तरफ की, और सरफराज जो पहले ही करीब खड़ा था उसे फुर्ती से उसे आगे बढ़कर काम्या की कलाई को मजबूती से थामा और उसे एक झटके से खींचकर अपने सीने पर गिरा दिया। काम्या के दोनों हाथ बेसख्ता सरफराज की चौड़े और मजबूत सीने पर टिक गए। वो एक पल के लिए जैसे सांस लेना ही भूल गया। कमरे में एकदम से गहरी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ उन दोनों की तेज होती धड़कनें ही सुनाई दे रही थी। सरफराज ने अपना हाथ काम्या की नाजुक कमर के गिर्द लपेट कर उसे खुद से इतना करीब कर लिया कि उन दोनों के दरमियान हवा का गुजर भी मुश्किल हो गया। काम्या के धड़कनों में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसे जिंदगी में पहली बार किसी मर्द की इतनी कुर्बत महसूस की थी, वो भी उस शख्स की जिसे वो पिछले कई घंटों से बुरा भला कह रही थी। काम्या ने घबरा कर अपनी पलकें उठाई तो सरफराज की गहरी और स्याह आंखों में आंखें उसी के चेहरे पर जमी थी। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी तपिश थी जिसने काम्या के अंदर तक सनसनी दौड़ा दी। कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम माफी मांग रही थी, अब नजरें क्यों चुरा रही हो? काव्या ने घसमसा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन सरफराज के मजबूत बाजुओं की हिसार से निकलना उसके बस की बात नहीं थी। मुझे छोड़े, आप तो कह रहे थे कि आप मुझे मेरी औकात याद दिलाएंगे, और अब ये क्या कर रहे हैं? काव्या ने हाँफते हुए कहा और अपने हाथों से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। अब कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? माफी नहीं चाहिए तुम्हें? सरफराज ने उसके चेहरे के मजीद करीब होते हुए पूछा। उसकी गर्म सांसें काम्या के चेहरे से टकरा रही थी, जिससे काम्या का सारा वजूद कांपने लगा। चाहिए तो? काम्या के मुंह से बमुश्किल एक सरगोशी निकली, लेकिन ऊपर से तो हट जाए ना, मेरा सांस बंद हो रहा है। आपने मुझे इतनी जोर से पकड़ा हुआ है, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। काम्या ने मुंह बसोड़ते हुए कहा और उसे थोड़ा पीछा करने की कोशिश की और जोर लगाया। सरफराज के लबों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट उठी और उसने अचानक काम्या को बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। काम्या की तो जैसे जान ही निकल गई। उसे जल्दी से उठना चाहा, लेकिन सरफराज ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके ऊपर तकिए पर पिन कर दिए और अपने घुटने उसके इर्द गिर्द टिकाकर उसे मुकम्मल तौर पर अपने सहर में जकड़ लिया। सांसें तो अब बंद करूंगा मैं तुम्हारी। तुमने आज मेरी इतनी इंसल्ट की है कि इसका हिसाब तो मैं लेकर रहूंगा, और वो हिसाब ये कान पकड़ने से पूरा नहीं होगा। सरफराज ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। काम्या का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। वो बुरी तरह घबरा गई। अपने वादा किया था, मुझे मारेंगे नहीं। काम्या ने कांपती हुई आवाज में याद दिलाया। मैंने तो ये कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? सजा देने के और भी बहुत खूबसूरत तरीके होते हैं मिसेस सरफराज। सरफराज ने कहते हुए अपना सर काम्या की गर्दन के करीब कर लिया और अपना होंठों से उसकी नरम और नाजुक गर्दन को छुआ। काम्या के मुंह से एक बेसाख्ता सी सिसकी निकली और उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। सरफराज के होंठ उसकी गर्दन पर दीवाना वार भटकने लगे। वो उसके जिस्म के हर हिस्से पर अपने प्यार की
مہر ضبط کر رہا تھا۔ مجھے چھوڑے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کامیہ نے روتے ہوئے التجا کی، لیکن اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا خمار تھا۔ ڈرو مت کامیہ، تم میری بیوی ہو، مجھ پر حق ہے تمہارا، اور تم پر میرا حق ہے۔ سرفراز نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ ایک طویل اور گہرا بوسہ تھا جس نے کامیہ کے اندر موجود ساری مزاحمت کو ختم کر دیا اور پوری طرح اس کے پیار کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی، اور کمرے میں صرف ان کی تیز سانسوں اور سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ سرفراز نے اسے ساری رات اپنے پیار کے صحن میں جکڑے رکھا اور اسے ہر اس بات کا بدلہ اپنی دیوانگی اور محبت سے لے رہا تھا جو کامیہ نے آج اس کے لیے کہی تھی۔ رات کے کسی پہر سے لے کر صبح کے 4 بجے تک دونوں ایک دوسرے میں گم رہے۔ سرفراز نے اسے احساس دلایا کہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور کامیہ نے بھی اپنے سارے ڈر اور ہچکچاہٹ کو بھلا کر خود کو پوری طرح سے اس کے سپرد کر دیا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ جب کامیہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سارا جسم درد کر رہا تھا۔ نیند کی شدید کمی سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، اس نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے کا سارا میک اپ صاف ہو چکا تھا، اور وہ منہ بنا کر ایسے بیٹھی تھی جیسے دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی وہی ہو۔ باتھ روم کے دروازے کی آواز پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ سرفراز شاور لے کر باہر آ رہا تھا۔ اس نے صرف ایک تولیہ اپنی کمر کے گرد لپیٹا ہوا تھا اور اپنے گیلے بالوں کو دوسرے تولیے سے خشک کر رہا تھا۔ کامیہ نے اسے اس حالت میں دیکھا تو جلدی سے نظریں جھکا لی اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے رات کا سارا منظر یاد آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سرفراز نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے اسے آئینے میں روتے ہوئے دیکھا۔ تو تولیہ سائڈ پر پھینک کر جلدی سے اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے کامیہ؟ کیوں روئی جا رہی ہو صبح صبح؟ کیا ظلم کر دیا میں نے اب؟ سرفراز نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے معافی دینے کا یہ کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ ساری رات مجھے سونے نہیں دیا آپ نے، میری ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور اور میری آنکھ نیند سے بند ہو رہی ہے۔ کامیہ نے روتے ہوئے سارا غصہ اس پر نکال دیا تھا۔ اب اتنی نیند آ رہی ہے مجھے، میں باہر کیسے جاؤں گی اس حالت میں؟ اور ویسے بھی نیچے سب ناراض ہیں مجھ سے۔ جو تماشا کل میں نے کیا تھا اس کے بعد تو مجھے تو کسی کو شکل دکھانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، تو ڈر کے مارے کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ہی بار میں سارا دکھ اور رات بھر کا شکوہ بھول گئی اور کمبل میں مزید منہ چھپانے لگی۔ سرفراز کو اس کی اس معصومیت اور بچکانہ شکایت پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ سرفراز نے مسکراتے اس کے کندھے پکڑے اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ تم اس کی فکر مت کرو کامیہ، تو نیچے سب کو میں ہینڈل کر لوں گا، کسی کی مجال جو میری بیوی کو کچھ کہے۔ تم بس جلدی سے فریش ہو جاؤ اور تیار ہو کر میرے ساتھ نیچے چلو۔ سرفراز نے اس کی بکھری ہوئی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا اور انتہائی رومانٹک انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، اور جہاں تک سونے نہ دینے کی بات ہے تو محترمہ، اب بس خود کو اس قابل بناؤ کہ ہر رات مجھے ہینڈل کر سکو، کیونکہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ سرفراز نے شرارت سے آنکھ ماری اور جھک کر کامیہ کے سرخ ہوتے گال پر ایک کس کر دی۔ کامیہ کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے جلدی سے سرفراز کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ بہت برے ہیں سرفراز، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، میں جا رہی ہوں شاور لینے۔ کامیہ نے منہ بناتے ہوئے جلدی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور بھاگ کر باتھ روم میں گھس کر دروازہ لاک کر دیا۔ سرفراز باہر کھڑا اس کی اس حالت پر زور سے ہنس پڑا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں کامیہ کے آنے سے وہ ساری رونق اور خوشی آ گئی ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ سرفراز کی ہنسی ابھی تھمی ہی تھی کہ کامیہ شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک خوبصورت سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ سرفراز نے اسے اتنے دلکش اور سادگی بھرے روپ میں دیکھا تو ایک پل کے لیے اسے لگا جس دنیا کی ساری خوبصورتی اسی کے کمرے میں سمٹ آئی ہو۔ ماشاءاللہ، میری بیوی تو بنا میک اپ کے اور بھی زیادہ قیامت لگتی ہے۔ سرفراز نے اس کے قریب آتے ہوئے شرارت سے کہا تو کامیہ نے جلدی سے اپنے تولیہ بیڈ پر پھینکا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بس زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں، میں ابھی تک آپ سے ناراض ہوں۔ جو حشر آپ نے میرا رات کیا ہے نا۔ کامیہ نے منہ بناتے اپنے بالوں میں برش پھیرنا شروع کیا۔ اچھا جی،
तो मोहतरमा मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन रात को तो आप खुद कह रही थी कि आप बहुत हॉट और हैंडसम हो, आपको मुझसे डर नहीं लगता। सरफराज ने उसके पीछे खड़े होकर उसकी कमर में हाथ डाले और उसके कंधे पर ठोड़ी रख दी। काव्या का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो रात की बात थी, अब दिन हो गया है और अब मुझे नीचे जाने से डर लग रहा है। पता नहीं अम्मी अब्बू क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। काम्या ने फिक्रमंदी से कहा। तो सरफराज ने उसे अपनी तरफ घुमाया। ये तो पहले सोचना था ना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो तैयार हो जाओ, नीचे नाश्ते पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर बाद दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो वहाँ की अजीब सी खामोशी छाई थी। सिकंदर साहब और जहरा बेगम नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे और निर्वा भी खामोशी से स्लाइस पर जैम लगा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज ने ऊंची आवाज़ में सलाम किया और काम्या की कुर्सी खींच कर उसे बिठाया। वालेकुम सलाम, सिकंदर साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन जहरा बेगम की नजरें अभी भी कल की नाराज़गी की झलक दिखा रही थी। काम्या ने डरते डरते अपनी सास की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके अपनी जगह से उठी और सीधी जहरा बेगम के पास जाकर उनके गले लग गई। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे माफ़ कर दे। मुझसे कल बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तो बस मजाक का शिकार हो गई थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। काम्या रूहानी हो गई। जहरा बेगम ने उसका रोता हुआ चेहरा देखा तो उनका दिल भी बसीज गया। आखिरकार को उनकी इकलौते बेटे की बीवी थी। बस बस चुप हो जाओ, रो मत, जो होना था हो गया। अब तुम हमारे घर की इज्जत हो और कल की बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करो। जहरा बेगम ने उसके सर पर प्यार किया तो काम्या ने सुकून की सांस ली। सिकंदर साहब ने भी मुस्कुराते हुए खूबसूरत सा सोने का सेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरी बेटी की मुंह दिखाई और मुझे उम्मीद है कि अब तुम इस घर को अपनी शरारतों से रौनक बख्शोगी। काम्या ने खुशी से वो तोहफा लिया और शुक्रिया अदा किया। सरफराज ने फखर से अपनी बीवी को देखा जो कि इतनी आसानी से सबका दिल जीत रही थी। देख लिया अम्मी, मैंने कहा था ना कि ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी बेवकूफ़ है। सरफराज ने छेड़ा तो काम्या ने उसे घूर कर देखा और सब हंस पड़े। शाम को वलीमे की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। हॉल को नहायत खूबसूरती से सजाया गया था और मेहमानों की चहल पहल अरूज पर थी। काम्या ने सिल्वर और गहरे नीले रंग का एक इंतहाई खूबसूरत अड़ोसी जोड़ा पहन रखा था और उसके माथे पर सजा झूमर उसको खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। सरफराज भी 3 पीस सूट में उसके साथ स्टेज पर बैठा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। अरबाज अलवी और उस्मान भी मेहमानों को अटेंड कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी कल की शर्मिंदगी के आसार थे। वो सिकंदर साहब से नजरें मिलाने से कतराते रहे और सुंबुल भी काम्या के पास आकर बैठी और उसकी तारीफ करने लगी। माशाल्लाह, आज तो तुम वाकई किसी की जान लेने के इरादे में हो, इतनी प्यारी लग रही हो। सुंबुल ने मुस्कुराते हुए कहा तो काम्या ने शर्मा कर सरफराज की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। भाभी, आप इन्हें समझाएं, मुझे मुसलसल घूरे जा रहे हैं, मुझे नजर लग जाएगी। काम्या ने शरारत से कहा तो सरफराज हंस दिया। अपनी बीवी को नहीं देखूंगा तो क्या पड़ोसन को देखूंगा। इसी दौरान किंजा आहिस्ता कदमों से चलती स्टेज की तरफ आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने स्टेज पर खड़े सरफराज, अरबाज अलवी, उस्मान और सिकंदर साहब की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर उन सबके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे आप सबसे कुछ कहना है और मैं चाहती हूँ कि कल की सारी गलतफहमी आज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। किंजा की भारी आवाज़ सुनकर सब मुतवज्जा हो गए। सरफराज भाई, कल जो कुछ भी हुआ उसमें काम्या का कोई कसूर नहीं था, तो बिल्कुल मासूम थी, उसे तो मैंने बेवकूफ़ बनाया था। किंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ही उसे झूठ बोला कि आप अंधे हैं और 2 लोग आपको पकड़ कर ला रहे हैं। मैं तो बस इससे अपने पिछले प्रैंक्स का बदला लेना चाहती थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा छोटा सा मजाक 2 खानदानों की इज्जत को इस तरह दांव पर लगा देगा। किंजा की बात सुनकर अरबाज अलवी और उस्मान ने हैरत से एक दूसरे को देखा। तो इसका मतलब है कि काम्या सच बोल रही थी और हमने ख्वामखा उस पर इतना गुस्सा किया। उस्मान ने पछतावे से सर झुका लिया। सिकंदर साहब और जहरा बेगम को भी अब सारी बात पूरी तरह समझ आ गई थी कि उनकी बहू वाकईतन बेकसूर थी। बेटा, तुमने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन तुम्हारे सच बोलने से आज मेरे दिल में मेरी बहू के लिए जो थोड़ी बहुत ख्वाहिश थी वो भी निकल गई। ज़ारा बेगम ने आगे बढ़कर किंजा के कंधे पर हाथ रखा। सरफराज ने भी एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए काम्या की तरफ देखा जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चले, जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक है, आप लोग भी परेशान होना छोड़ दे
اور آج کی خوشی کو انجوائے کریں۔ سرفراز نے عباس الوی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تو دونوں خاندانوں کے درمیان چھائی ہوئی وہ عجیب سی خلیج ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، اور عباس الوی کا دل بھی اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل صاف ہو گیا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد رات کی کامیہ تھک کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس نے جلدی سے اپنا بھاری لباس تبدیل کیا اور ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کا نائٹ گاؤن پہن کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنے بال سلجھا رہی تھی کہ سرفراز کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا، سیدھا کامیہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کامیہ نے آئینے میں اس کی تھکی ہوئی لیکن مسکراتی آنکھوں کو دیکھا اور پلٹ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، اتنے اچھے طریقے سے سب کو ہینڈل کیا کہ مجھے تو آپ سے اور بھی زیادہ پیار ہو گیا۔ کامیہ نے شرارت سے کہا۔ سرفراز نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور سٹنے قریب کیا۔ اچھا جی، تو محترمہ کو اب مجھ سے پیار بھی ہونے لگا ہے، اور میڈم نے منہ دکھائی نہیں لینی تھی؟ سرفراز نے ہنستے ہوئے پوچھا تو کامیہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ارے ہاں، وہ تو میں بھولی گئی، جلدی سے نکالے میرا گفٹ۔ کامیہ نے بچوں کی طرح ضد کی۔ سرفراز نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخمل کی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر کامیہ کے سامنے کر دیا۔ اس میں ایک انتہائی قیمتی چمکدار ہیرے کی انگوٹھی تھی، جسے دیکھ کر کامیہ خوشی سے اچھل پڑی۔ واؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے سرفراز، تھینک یو سو مچ۔ کامیہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کیا اور سرفراز نے مسکراتے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی مسز، یہ لو اپنا دوسرا سرپرائز۔ سرفراز نے ڈبیا کے نیچے سے 2 ٹکٹ نکال کر کامیہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کامیہ نے غور سے دیکھا تو وہ عمرے کے ٹکٹ تھے۔ ہم اگلے ہفتے عمرے پر جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اس نئی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے کریں اور ان ساری خوشیوں کا شکر ادا کر سکیں۔ سرفراز نے عقیدت سے کہا تو کامیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیوانہ وار اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں سرفراز، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے آپ جیسا انسان ملے گا۔ کامیہ نے سسکتے ہوئے کہا تو سرفراز نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اور میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی ڈرامے باز بیوی ملے گی جو رات کی اس پہر اپنے ایسے کپڑے پہن کر میرے ہوش اڑانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سرفراز کی نظریں اس کے سرخ گاؤن پر جم گئی جس میں کامیہ کے جسم کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ کامیہ شرما کے اس نے جلدی سے اپنے بازو سرفراز کے سینے پر رکھ دیے، لیکن سرفراز نے ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہی ہے سرفراز، چھوڑے مجھے، نیند آ رہی ہے۔ کامیہ نے ہنستے ہوئے جھوٹ موٹ کی مزاحمت کی۔ کل رات کی طرح آج بھی نیند کا تو نام مت لو، آج تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل منہ دکھائی کسے کہتے ہیں۔ سرفراز نے اپنی مدہوش کر دینے والی آواز میں سرگوشی کی اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سرفراز کے ہونٹ کامیہ کے ہونٹوں سے ملے تو ایک طویل بوسے نے دونوں کے اندر پیار کی وہ آگ لگا دی جو اب کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ کامیہ نے اپنی ساری ہچکچاہٹ ختم کرتے خود کو پوری طرح اس کے پیار کے سمندر میں غرق کر دیا۔ وہ رات ان کی محبت کے اس حسین سفر کا آغاز تھی جس میں اب صرف خوشیاں، سکون اور ایک دوسرے کا بے پناہ ساتھ تھا۔